एक ब्रांड होता क्या है और किसी ब्रांड को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि कोई भी आप प्रोडक्ट को लेके एक स्टिकर ठप्पा लगा देना है इस ब्रांड। आप सड़क पे जा रहे हो, आपको गाय दिखती है, राइट? याद है कि लास्ट टाइम कब दिखी थी? आप देखते भी नहीं हो उसकी तरफ। अगर आपको पर्पल रंग की गाय दिखेगी सड़क पे, आपको हमेशा याद रहेगा। आपको बनाना है पर्पल काउ। इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग ज्यादा बेटर है या सेलिब्रिटी से करवाना? लोगों को लगता है कि यार मैंने इस XYZ सेलिब्रिटी को साइन कर लिया, अब तो सेल्स आर गोना गो थ्रू द रूफ, अब तो क्रेजीनेस होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड सोशल मीडिया के लिए इसको इस चीज को बहुत ग्लैमरस बना दिया है। He made 500 crores doing this is the millionaire life, और मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड्स हैं और हाथ में मेरे एक्सपेंसिव फोन है। एक चिंपैंजी का वीडियो था जिसमें वो चिंपैंजी अपनी बैक साइड को स्क्रैच कर रहा था, उस पर 10 मिलियन व्यू थे, और जब भी कोई अच्छी बात बताता था तो उस पर कोई व्यूज नहीं आते थे। तो ये है यार सोशल मीडिया। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ TCB विद सनवाल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के फाउंडर से जिन्होंने बूटस्ट्रैपिंग से लेकर अपने ब्रांड को नेशनल लेवल पे स्केल किया। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आरुष चोपड़ा, द फाउंडर ऑफ जस्ट हब। आइए बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने एक 100% ऑथेंटिक एंड आयुर्वेदिक ब्रांड अपने घर से कैसे शुरू किया। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग अ D2C ब्रांड एंड ई-कॉमर्स एनवायरनमेंट इन द कंट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करना ना भूले एंड डू सब्सक्राइब टू TCB विद सनवाल। कीप वॉचिंग। आरुष सर, वेलकम टू द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप आपको आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगे। स्टार्ट करने से पहले ये मैं कह रहा हूँ, आपको एक उम्मीद दे रहा हूँ, बिकॉज हमारी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी पॉडकास्ट को करने के रिलेटेड, बट डिले हो रहा था। नहीं, आई एम ग्लैड आई कुड फाइनली डू दिस, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेके। आई बीन वाचिंग योर पॉडकास्ट एंड आई रियली एंजॉय देम, सो थैंक यू। मैं आपसे ना डायरेक्टली एक बात जानना चाहूँगा। अभी हम ब्रांड की बात कर रहे थे, तो आपके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली एक ब्रांड होता क्या है और किसी ब्रांड को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं? बहुत ही डीप सवाल पूछा आपने। ब्रांड होता क्या है, मतलब आपने आते सारी मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे आगे डाल दिया है, बट ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, राइट? बिकॉज ये चीज़ मैं अपने आप से भी काफ़ी बार पूछ चुका हूँ, राइट? तो मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, राइट? अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जबकि ब्रांड का कॉन्सेप्ट तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, राइट? एक इंसान का भी एक ब्रांड होता है। मोदी जी का एक ब्रांड है, अरविंद केजरीवाल का एक ब्रांड है। पॉलिटिक्स में ब्रांडिंग यूज़ की जाती है। आपका एक खुद का एक ब्रांड है एज सनवाल, राइट? बट आई थिंक अब हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो देर आर थिंग्स विच आर कमोडिटीज़, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप जाके खुले में जब चावल और आटा और दाल लेते हो वर्सेस जब आप शक्ति भोग का आटा लेते हो, तो दैट इज़ ब्रांड, राइट? जब आप पानी ऐसी एक कमोडिटी जिसमें रियली कोई डिफरेंस नहीं है, उसके भी आई थिंक मैंने जो लास्ट देखा था इंडिया में अराउंड 25 से 30 हज़ार ब्रांड्स और बढ़ रहे होंगे। 25 से 30 हज़ार ओनली ऑन वाटर, राइट? एंड आई कुड बी कम्प्लीटली ऑफ, इससे कहीं ज़्यादा होंगे बिकॉज दिस डेटा इज ऑल्सो अ लिटिल ओल्ड। तो योर क्वेश्चन वाज कि ये ब्रांड है क्या, राइट? बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि कोई भी आप प्रोडक्ट को लेके उसके ऊपर सिर्फ एक स्टिकर ठप्पा लगा देना इस ब्रांड, राइट? वेल, ये चीज़ एक टाइम पे, एक पुराने टाइम में ये चीज़ सही थी, राइट? और फॉर एग्जांपल, जब पुराने ज़माने के अंदर लोग अपनी कैटल या अपनी ही गाय या भेड़ें रखते थे, तो कैसे डिसाइड करें कि ये किसकी है, ये कौन से फार्म की है? तो लोग उसके ऊपर स्टैंप लगा देते थे, राइट? सही कह रहा हूँ मैं? आई थिंक वहाँ से दैट इज़ द बेसिक form of branding, right? But the point is today just putting that stamp is not enough, right? Because there is so much happening around you, right? So बहुत सारी distractions है मेरे लिए। मैं क्यों आपकी बात सुनूं, right? और हर आदमी बोलता है कि मैं डिफरेंट हूँ या मैं बेटर हूँ, राइट? कि मेरा पानी बेटर है, मेरा आटा बेटर है, मेरा नमक बेटर है, whatever it is। मेरा फ़ोन में ज़्यादा मेगापिक्सल कैमराज हैं, इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा है। मतलब हर आदमी अपने फीचर्स एंड बेनिफिट्स ही बता रहा है, राइट? तो इस केस में व्हाट इज़ ब्रांड? क्या ये एक प्रोडक्ट को लेके हर प्रोडक्ट वही सेम फैक्ट्रीज में बन रहा है, चाइना से ही प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, हर आदमी अपना ठप्पा लगा रहा है, इज़ दैट ब्रांड? जब वो प्रोडक्ट यहाँ पे आया, उस पर ठप्पा लग गया ABC का, तो क्या वो ब्रांड बन गया, राइट? दीज आर द क्वेश्चन। सो आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन विद द क्वेश्चन, क्या वो ब्रांड बन गया? नो। क्यों?
क्योंकि टेक्निकली उसमें उन लोगों का माइंड नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, उनकी कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो जस्ट एक प्रोडक्ट आया। अब आपने बोला फीलिंग नहीं है, राइट? फीलिंग तो प्रोडक्ट्स की होती नहीं है, फीलिंग्स तो ह्यूमन बींग्स की होती है। यहीं पे इसका आंसर है मेरे हिसाब से। ब्रांड्स आर लाइक ह्यूमन बींग्स, राइट? सो व्हेन आई हैड टू एक्सप्लेन my brand Just Herbs to my team members, I would say, or I would try to define a brand for somebody. I tell them that what type of a human being would this person be, right? And that is what, to me, what a brand is. So brands are not just a color, logo, symbols, etc. But those colors, logos and symbols have to have a meaning behind them. And how do they get that meaning is कि वो क्या क्या करते हैं वो लोग, राइट? अब मैं और इंसान भी ऐसे ही होते हैं, मैं बोलता रहा हूँ कि यार मैं बहुत ट्रस्ट वर्दी आदमी हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो, राइट? ये मेरी एट्रीब्यूट है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता ना, माई एक्शंस हैव टू शो इट, राइट? सो व्हेन यू स्टार्ट शोइंग एंड नॉट टेलिंग, राइट, दैट्स व्हेन consumers and people around you start understanding what you're all about. And I think brands are the same. So brands are built basically by their actions and what they do. So it's not just logo, colors, it's about everything from start to finish, right from the first customer interaction to the order placing experience, to the shipping experience, to the product coming into your house, the unboxing experience, the usage experience, and then what happens after that usage, after sales service. All of that together forms brand, right? So I think that is what brands I'm sorry I didn't have a simple answer for you, but I think this is what a brand is to me, right? It is definitely not picking something up from China or from a factory and then just putting your thappa on it. That's not brand. And then putting 50% off and trying to sell it. No, that's not brand. जब तक आपके उसमें कोई एफर्ट नहीं है, फीलिंग चलो एक पार्ट आ गया, जब आप उसको अपने पूरे दिल से, दिमाग से सारी चीज़ें बनाते हो, करते हो, तो आपको एक देखिए, आप किसी से एक बहुत ही सिंपल फंडा है, वो ये है कि इमोशन ड्राइव्स एक्शन, राइट? इमोशन एक्शन ड्राइव करता है। यहाँ पे एक्शन क्या है कि मेरा वॉलेट निकले, जेब से खुले पैसे निकले और मैं वो आपको दूँ। ये एक्शन ड्राइव इमोशन करेगी। इमोशंस ड्राइव कैसे होंगी? राइट, कैसे ड्राइव होंगी इमोशंस? लॉजिक से नहीं होंगी ना। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सर ये बेडशीट है, इसका थ्रेड काउंट ये है, वो है, आप नहीं होगा यार। मैं ये बोलूँ कि सर दिस बेडशीट इज गोना चेंज योर लाइफ, व्हेन यू स्लीप ऑन इट यू फील लाइक अ किंग, दिस इज एन इमोशन, right? This bedsheet is probably the most expensive in the world. Only certain type of people use it, right? This is meant for the most exclusive, right, people. And my entire communication is showing that. Then I'm appealing to your emotion of vanity, for example. That will drive action. That's what the reason for brands are. Yes, हमने डिज़ाइन पे वर्क किया है, आपके कंफर्ट पे वर्क किया है, मटेरियल पे वर्क किया है। जब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं तो एक फीलिंग वाली जो पॉइंट है आपका, वो कनेक्ट होता है। तो आपको किस टाइम पे ऐसा लगा कि अब जस्ट हब एक ब्रांड बन चुका है, नाउ आवर बेबी इज अ नॉन ब्रांड? यार ब्रांड बन चुका है इन द सेंस, मतलब ब्रांड भी कभी एवोल्यूशन होता है तो वो तो वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा। आई थिंक वी स्टार्टेड इट, नर्चर्ड इट, ब्रॉट इट टू अ सर्टेन लेवल। नाउ वी एग्जिटेड द कंपनी, नाउ मैरिको इज रनिंग इट, दे विल नर्चर इट फर्दर। तो वो तो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। बट आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, कुछ ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि नहीं यार अब पीपल हैव स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद इट, राइट? तो एक मेरे को टाइम याद आता है कि इनिशियली इन द अर्ली डेज, I mean, we started in 2014. I think 2-3 years down the line, I mean, I was still calling up all the customers, customer support के लिए calls वगैरह भी मैं कई बार करता था, just to know, who my customers are, what do they think, So I usually always used to ask that, how did you hear about us, And a customer said, what do you mean, like, heard about you? Of course I know Just Herbs. Of course I know it. And I was like, okay, this is good, right? So I think people have started, understanding it. Then there was a time when we used to get a very strong reactions from people on social media, right? So I remember once we disclosed a particular ingredient in a lip balm, which was beeswax, and there was tons of comments under it saying that, why, how can you use beeswax in your lip balm? And we said, well, it's a very ethically sourced beeswax. And they said, no, this is not good to the bees, etc., etc. So these were very sort of environmentally conscious consumers who were writing that, and these were real people, they were not some trolls, right? So that was also a good thing. Yeah. And the other thing is that
brands have to mean everything to a narrow set of people, right? They don't have to mean everything to everyone, right? And this incident was, you know, pointing towards the fact that Just Herbs is appealing to a particular set of people who are, you know, who care about the environment, who are very eco-conscious, you know, consumers. So these were many such small, you know, incidents kept happening throughout the journey. That's where we understood that, you know, people are reacting to it, and what I said, that we are able to evoke some sort of an emotion from the consumer who's buying us, right? And that is, I think, you know, a very important test for a brand, right? Another incident which comes to mind, I think around 8 years after Just Herbs had existed, we decided to change our packaging, right? And when we changed it and we unveiled the new packaging, we were all very nervous, but we got extremely strong reactions from our consumers. Like, I got hate mail saying that, what have you done to my brand? Why have you changed this packaging? You know, so on the one hand, I was very nervous, but on the other hand, I was secretly quite happy also that people actually cared about it. Like, it would be really sad if I changed the packaging and nobody noticed, right? So at least I was evoking that reaction from it, right? And then when we did some communication around explaining to them the rationale behind the change, and, you know, how you know, we as a company have evolved, our thought process about the brand has evolved, and our packaging must show that. And then I think it landed really softly, and consumers liked it. And more than anything else, we had realized that the consumers who were, you know, repeat customers of the brand, वो brand को packaging की वजह से वैसे ही नहीं खरीद रहे थे. They were buying it for the product. So the whole packaging overhaul was to recruit newer customers, younger audiences, etc. Right? And the strong reactions were, like, you know, proof कि, you know, people actually care about, you know, the product and the brand itself. So, you know, because putting your effort into writing a long message, etc., you know, it's an action that somebody's taken, and you've kind of evoked that reaction out of them, right? And I think that's a very good thing for a brand, to be honest. Do you remember कि आपको फर्स्ट किसी सेलिब्रिटी का ऑर्डर कब आया, या आपने कुछ ऐसा कभी नोटिस किया? फर्स्ट सेलिब्रिटी का ऑर्डर, ऑफ कोर्स हम देखते थे कि यार कोई फेमस पर्सन है ये, तो हम कोशिश करते थे कि यू नो, पैकेज को बड़े अच्छे से भेजें, उसमें सब डालें, और यू नो, बढ़िया तरीके से पैकेज करके दें. और आज भी व्हेन आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ यंग D2C फाउंडर्स एंड दे टेल मी दैट, यू नो, दे गॉट अ ऑर्डर फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर और अ फेमस पर्सन, आई थिंक दैट जॉय इज ऑलवेज देयर, दैट एक्साइटमेंट इज ऑलवेज देयर. क्योंकि ये मेरे को क्यों याद आ रहा है कि हमें भी जब हम स्टार्ट कर रहे थे, कुछ टाइम के बाद ही एक ऑर्डर मुंबई से आया था एक्ट्रेस का, ऐसे ही चेक करते करते, एंड टीम सेड कि सर शी इज़ सेलिब्रिटी, ये वो फीलिंग ही टोटली अलग होती है. ओके, तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी पे. आपने घर से ये ब्रांड बिल्ड किया, आपके मदर ने आपकी हेल्प की, देन आपके वाइफ आपके साथ थे. आइडिया जो इनिशियली था, वो किस तरीके से आपने इसको इवॉल्व करने का सोचा? क्या ऐसा आपको लगा कि यार ठीक है, सारी चीज़ें? मदर और वाइफ ने हेल्प नहीं, वो मेरे को फाउंडर्स हैं, शुरू से मेरे साथ रहे, एंड तक मेरे साथ थे. दे वर शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, यू नो. सो इट वाजंट एज इफ a lot of people believe that, you know, the wife and the mother were a support. No, they were co-founders. They built it alongside me. So my mom is a biochemist, so she built the formulas, right? And Megha is basically was a COO of the company, Chief Operating Officer, and she's built everything from ground zero with me, built it up till wherever it is today. तो ये पहले दिन ही ऐसा था कि हमें ब्रांड बनाना है, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ कि नहीं, इसको अभी इस डायरेक्शन में लेके जाना है या काम करना नहीं, है? पहले दिन ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा. इनफैक्ट मैं काफ़ी हंसता हूँ लोगों के साथ कि जब आज कोई ब्रांड शुरू करता है तो वो बोलता है कि इसकी ना मार्केट साइज़ इतना बड़ा है, इसकी टैम है, इसकी यू नो इतनी बड़ी मार्केट है, इतने करोड़ रुपए की मार्केट है. मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, राइट? मेरे को तो ये इसलिए करना था बिकॉज आई थॉट दैट दिस इज़ समथिंग, द प्रोडक्ट्स आर सॉलिड, माई मॉम हैज़ मेड दीज, और मैं सिंगापुर में रहता था, मुझे इंडिया वापस आना है, और वापस कहाँ आना है, चंडीगढ़ आ जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है, या मेरी मदर यहाँ से कर रही हैं, आके उनकी हेल्प करते हैं, देखते हैं इसका कुछ बनाते हैं और मज़ा करते हैं, राइट? दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड इट. दो इनफैक्ट इन माई 10-year जर्नी पहले 5 साल तो मैं बूटस्ट्रैप्ड ही था, लाइक यू नो, देयर वाज नो एक्सटर्नल फंडिंग और एनीथिंग, राइट? हमने प्रॉफिटेबली उस बिज़नेस को बनाया, उससे अपना घर चलाते थे, एंड दैट्स हाउ वी वर बिल्डिंग इट बेसिकली. और जहाँ तक ब्रांडिंग का सवाल है, आजकल लोग ऑथेंटिसिटी की बड़ी बात करते हैं, तो आई थिंक सबको मतलब ऑथेंटिसिटी
लगवाने का भी एक फॉर्मूला बन चुका है अब, राइट? इसको UGC बोल देते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, या फाउंडर्स आके अपनी बात करते हैं. हमारे केस में तब उसका उल्टा था, लाइक दैट वाज, तो हमारे लिए इट वाज लाइक एक मजबूरी थी हमारे लिए वो करना. ऑथेंटिक अपने आप ही बन गए हम, बिकॉज हमारे पास कभी मीन्स ही नहीं थे कि जैसे कोई टीम हो या कोई कैमरा पर्सन हो, कोई एजेंसी में हायर करूं. सो वी डिड इट एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रास ट्रैक्स, फ्रॉम द ग्राउंड अप. बेसिकली प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट को फ़ोन पे उसकी वीडियो बना के डाल दिया, एंड दैट इज़ आवर एड. Today people stage that, you know what I'm saying, to look more authentic, more raw, more real, but we were just doing it, and consumers were reacting to it. Now we kind of reached peak authenticity, as I call it. Like, everybody's trying to look authentic, make content which is very, doesn't look very scripted, doesn't look very staged and all, but consumers are smart. Unko usse bhi fatigue aane laga hai, right? So I think that's where the evolution of content and authenticity has come as far as brands are concerned. आपने कंटेंट की बात की. अभी आज के टाइम में जो पहले एक ट्रेडिशनल मेथड था मार्केटिंग का और आज के टाइम का डिजिटल मेथड है, उसमें आपने क्या मेजर डिफरेंस देखे, और आपने क्या ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू भी मार्केटिंग करने का कुछ प्लान मेरे को ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग है ना, वो आज से 100 साल पहले भी उतने ही एप्लीकेबल थे और आज से 100 साल के बाद भी उतने एप्लीकेबल रहेंगे. इनफैक्ट मैं अपनी टीम में भी जितने भी यंग मार्केटर्स हैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि ना, प्लीज़ आप डोंट गेट मैरिड टू द चैनल, राइट? अगर आप फेसबुक एड्स कर रहे हो तो डोंट थिंक कि मेरे को तो सिर्फ यही आता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बींग्स एक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, आप हो, आपका प्रोडक्ट है और आपका कस्टमर है. बीच में ये सब चेंज होता रहेगा. बीच में आज फेसबुक है, बीच में ये गूगल है, बीच में अमेज़ॉन है, बीच में आपके इन्वेस्टर्स हैं. ये चैनल है और एनेबलर्स हैं आपके और कस्टमर को मिलाने के. एट द एंड ऑफ द डे कीप जस्ट ऑब्जर्विंग योर कस्टमर. क्या ऑब्जर्व करना है आपको कि आपका कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ कैसे करता है, उसकी लाइफ में आपका प्रोडक्ट कहाँ फिट होने वाला है, राइट? वो आपका प्रोडक्ट नहाते हुए यूज़ करता है, या ब्रश करने के बाद यूज़ करता है, या रात को सोने से पहले यूज़ करता है, जब वो मेकअप. ऑब्जर्व देम, बी लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल. एक मक्खी जो दीवार पे बैठी रहती है ना, कोई ध्यान नहीं देता उस पर, वो सबको ऑब्जर्व कर रही है. दैट्स हाउ यू शुड बी, राइट? और उसके बाद उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि इस कस्टमर को तक पहुंचना कैसे है, और वो भी आप नहीं डिसाइड करोगे. आप देखोगे कि कस्टमर कहाँ पे है. जब हमने स्टार्ट करा तो कस्टमर फेसबुक पे था, फिर हमने देखा कस्टमर व्हाट्सएप पे आ रहा है, फिर वो अब इंस्टाग्राम पे चले गया, फिर कुछ उसमें से स्नैपचैट पे चले गया, और अब आने वाले टाइम में शायद कहीं और चले जाए. मतलब मैं तो आई कांट इवन कीप अप कि जितने नए चीज़ें आती रहेंगी, चैनल्स आते रहेंगे, तो चैनल तो बदलते रहेंगे. तो आपने देखना आपका कंज्यूमर जा कहाँ रहा है, ठीक है? तो अब आपने बात तो वही बोलनी है. सबसे पहले आप वही बात ब्लॉग्स पे बोल रहे थे, जैसे आपने शुरू किया, राइट? आप इन्फ्लुएंसर्स पहले ब्लॉग्स बनाते थे, राइट? आपके कस्टमर्स पहले ब्लॉग पढ़ते थे और अपने आप को एजुकेट करते थे और जाके दुकान में प्रोडक्ट खरीदते थे. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने बोला कि ब्लॉग से ही पढ़ूंगा, पर अब खरीद भी मैं ऑनलाइन सकता हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली. वहीं पे शॉप कर सकता हूँ. ये आप देख रहे हो, ये कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, राइट? बट जो बेसिक चीज़ है वो चेंज नहीं हुई है, राइट? दैट द कस्टमर वांट्स टू लुक गुड, द कस्टमर वांट्स अ प्रोडक्ट दैट वर्क्स. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो you have to adapt at the same, you have to keep observing your customer, at the same time adapt according to where your customer is going. So I think I've veered away from the conversation. What was your question? Was it this was the question? yes, you are on track. तो ये है. हाँ, तो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बूम कर रही है. तो व्हाट डू यू थिंक, इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग ज़्यादा बेटर है या सेलिब्रिटी से करवाना? बिकॉज आई थिंक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इन्फ्लुएंसर आपको चीपर भी होते हैं, आपको अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, वहाँ से ट्रैक्शन भी मिलती है. तो आप किस मेथड की तरफ, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने अपने बिजनेस के लिए कितना? अगेन मैं इस क्वेश्चन को ना बहुत ही फर्स्ट प्रिंसिपल्स और बहुत ही बेसिक लेवल पे देखूंगा, राइट? बट सिंप्लीफाई करना चाहूँगा मैं इसको, राइट? मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि सनवाल आप ये मूवी देखा हो, काफ़ी अच्छी लगी, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, या कोई फिल्म क्रिटिक अपने ब्लॉग पे उसको 5 स्टार्स लिख के दे, या टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका रिव्यू आप पढ़ो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, या फिर आप एक इंस्टाग्राम रील देखो किसी की जिसमें उसने बोला है कि ये मूवी बहुत अच्छी है और आप देख लो, राइट? तो क्या किसको आप ज़्यादा वो दोगे? मेरे लिए मेरा, अगर जैसे आप मेरे को कह रहे हो, मेरा फ्रेंड मेरे को कह रहा है, हाँ, मैं उसको ज़्यादा वो दूंगा. करेक्ट. तो अब मैं इसी को जब इसी फंडे को लेके जब मेरे को इसको अपने ब्रांड में, अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, तो मैं इसको बोलूँगा कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करूँगा मैं, राइट?
माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करूँगा और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स शायद नहीं करूँगा, और सेलिब्रिटी तो उससे भी ऊपर है, राइट। तो बेसिकली सेलिब्रिटी जो है ना वो आपको आई बॉल्स ला के देगा। द बेस्ट, तो लोगों को लगता है कि यार मैंने इस XYZ सेलिब्रिटी को साइन कर लिया, अब तो सेल्स आर गोना गो थ्रू द रूफ, अब तो क्रेजीनेस होने वाली है, राइट, तैयार हो जाओ, बस पैसे रखने कहाँ पे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज द मैक्सिमम व्हाट अ सेलिब्रिटी कैन डू इज बेसिकली गोनो ग्रैब आई बॉल्स फॉर यू, नोटिस करवा देगा आपको वो, ठीक है। अब आपके ऊपर है यार कि आपने अगर सेलिब्रिटी के लिए 1 करोड़ रुपया रखा है, अब नोटिस ही करवाना है अगर एंड में, तो उसके लिए सेलिब्रिटी की ज़रूरत है कि उस 1 करोड़ रुपये से कोई आप ऐसा काम करो कि हर बंदा आपको नोटिस करे। अगर आप 1 करोड़ रुपया बोल दो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, बोल दो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, जो भी मेरी साइट पर शॉप करेगा, कोई उसके साथ कोई लकी ड्रॉ और मैंने सब आपको बांट देना है, क्या उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा कि सेलिब्रिटी को लाने का अच्छा? दीज आर क्वेश्चंस यू शुड आस्क योरसेल्फ। सेकंड ऑब्वियसली यू शुड आस्क योरसेल्फ, एंड यू नो कोई ऐसे बोल दे कि यार मेरे स्टोर में आज सब कुछ फ्री है, राइट, मैं 1 करोड़ रुपए का माल फ्री में देने वाला हूँ, राइट, कितने लोग अंदर घुसेंगे? या मैं बोलूँ कि या उसी 1 करोड़ रुपए से मैं पहले सेलिब्रिटी को हायर करूँ, उसको शूट करूँ, वहाँ पे होर्डिंग लगाऊँ, राइट। आई मीन दोनों चीज़ें गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आपका क्या मोटिव है, कितना लंबा आप सोचते हो और क्या है, राइट, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। तो सेलिब्रिटी से आप एसेंशियली यू आर बोरोइंग देयर इक्विटी फ्रॉम देम, राइट। उनकी जो सेलिब्रिटी का एक ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है, अगर अमिताभ बच्चन जी का एक ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड, जिसकी मैंने पहले भी बात करी कि ब्रांड इंसानों का भी होता है, तो उनका भी एक ब्रांड है। अब मैं उनसे उनका ब्रांड बोरो कर रहा हूँ, मैं पैसे दे के उनको, राइट, तो उससे मैं सिर्फ ये नोटिस करवा सकता हूँ, हाँ यार ये अमिताभ मैंने देखा था प्रमोट, और वो भी अब कम होता जा रहा है बिकॉज हर बंदा वो कर रहा है, तो मेरे को चारों तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रही है सेलिब्रिटीज़ की, राइट। तो वहाँ पे है, दिस इज वेयर, सो डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का चैनल क्या है। फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है जो रिटेल जनरल ट्रेड के अंदर बिकता है, राइट, उसके अंदर आप सेलिब्रिटी हायर अपने एंड कंज्यूमर के लिए नहीं कर रहे, उसके लिए उसमें आप सेलिब्रिटी हायर कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, सुपर स्टॉकिस्ट के लिए, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए कि यार ये कंपनी में दम है, इसका माल मैं रख सकता हूँ, इसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ, राइट। तो डिपेंड्स आपकी क्या ऑडियंस है, क्या प्रोडक्ट है, क्या मोटिव क्या है आपका, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर को यूज़ करोगे, मैक्रो को करोगे, नैनो को करोगे, या एक सेलिब्रिटी को लेके आओगे। It totally depends on the और सेलिब्रिटी में आप फिल्म स्टार लेके आओगे, क्रिकेटर लाओगे, कि विमेंस क्रिकेट का स्टार लेके आओगे, कि गोल्फर लेके आओगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। सो ठीक है, ये आपका पॉइंट यू सेड कि माइक्रो, अगेन एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव जो है उस चीज़ के अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो, बट अगेन मैं इस चीज़ में थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्या सच में ब्रांड्स को एक मेजर डिफरेंस मिल रहा है कंपेयर टू द सेलिब्रिटी ब्रांड? उनको कुछ ट्रैक्शन मिलती है उससे या नहीं मिलती, या जस्ट बिकॉज कि सोशल मीडिया चल रहा है उसलिए करा रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में नंबर्स का खेलना बहुत इन्फ्लुएंसर का भी, यार आज से 15 साल पहले ना, अगर आप बोलो कि मेरा ब्रांड है, डिजिटल ब्रांड है, कोई सीरियसली नहीं लेता था आपको। लोगों को लगता था कि ये तो डुप्लीकेट चीज़ें मिलती हैं ऑनलाइन, राइट, या आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जाओ तो वो कहते थे सर पहले पेपर में ऐड दो, आपने टीवी ऐड नहीं दी, ये नहीं करा। सो अब क्या हो गया कि दिस होल थिंग हैज़ बिन डेमोक्रेटाइज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट। तो अब आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू यू कैन एक्चुअली गेट माइंड शेयर विद कंज्यूमर्स, एंड यू कैन डू दैट बिकॉज ऑफ everybody having internet on their phone, everybody accessing, watching Instagram and Reels probably more than they watch TV. People are watching OTT more than they watch regular news channels, etc. So obviously the guys who rule these channels, like they are the ones who are going to attract the advertising dollar, right? Because हमारा एंड में क्या गोल है, if you remember, हमारा गोल है कस्टमर तक पहुंचने का। अगर कस्टमर आज सिनेमा में नहीं जा रहा और रील्स देख रहा है, तो हम रील्स पैसा खींचेंगी, राइट। तो that's what it is. Okay, what type of customer insights that works for you? What type of customer insights? कस्टमर्स के इंसाइट मीन्स आप जब भी अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने डिफरेंट टाइप्स के अपने एनालिटिक्स देखे होंगे, उसमें से आपको ऐसा कौन सा लगा कि यार ये चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल चाहे वो एडवर्टीजमेंट में हो, मैट्रिक्स में हो, आपके लिए वर्क करती है, उस चीज़ पर आप ज़्यादा? ये मेरे हिसाब से ना कस्टमर्स को समझने के लिए इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन आर्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ साइंस, राइट। तो साइंस वाला पार्ट तो आपको डेटा से मिलेगा, राइट। आपकी D2C वेबसाइट का डेटा, आपके अमेजोन का डेटा,
उसके अंदर देन यू डू कस्टमर कोहॉर्ट्स. बेसिकली कोहॉर्ट्स आर बेसिकली अ सिंगल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इन अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स. सो फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर्स थे जिन्होंने जनवरी में शॉप करा और जनवरी में पहला ऑर्डर प्लेस करा, कुछ कस्टमर जिन्होंने फेब में करा, मार्च में करा. तो ये अलग अलग कोहॉर्ट्स बन गए बाय मंथ. तो फिर आप देखोगे कि जिन्होंने जैन में पहला ऑर्डर प्लेस करा था उनका बिहेवियर क्या रहा अगले 12 महीने में, फेब वालों का क्या रहा. और तो उससे फिर आपको पता लगेगा अच्छा जैन में मैंने ये ऑफ़र चलाई थी, मैंने ये क्रिएटिव्स यूज़ किए थे, तो ये ज़्यादा अच्छा चल रहा है. राइट. वो जो डेटा वाला पार्ट है वो ये सब करता है. या डेटा वाला पार्ट ये कर देगा कि मैंने कोहॉर्ट्स बनाए कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं. राइट. तो जो प्रोडक्ट ए था जिसने सबसे पहले प्रोडक्ट ए लिया, इट्स लाइक सेइंग कि मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने पहली बार ये डिश ऑर्डर करी और आपने कुछ और डिश ऑर्डर करी, हम दोनों का एक्सपीरियंस फ़र्क रहेगा. वो हमारे बिहेवियर में दिखेगा. मेरी डिश बहुत अच्छी थी तो मैं बार बार आता हूँ रेस्टोरेंट में, बहुत पैसा खर्च. तो उससे मेरे को ये लर्निंग मिलेगी कि पहली ऐड, पहला प्रोडक्ट जो होम पेज पे लोगों को दिखे वो ये वाली डिश होनी चाहिए. राइट. तो ये तो डेटा वाला हो गया कस्टमर. बट इसके अलावा जो आर्ट है ना और जो टाइमलेस है कस्टमर्स को ऑब्जर्व करने का, उसमें ना मेरे हिसाब से कोई रूल बुक नहीं है. उसमें ना आपको ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा बहुत. मतलब मैं जब किसी के घर जाता हूँ, मतलब जो शेयरिंग अ सीक्रेट विद यू, मैं जब वॉशरूम यूज़ करता हूँ तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ कि शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट्स क्या पड़े हुए हैं. राइट. मैंने ये देखा कि यार कभी भी किसी भी बाथरूम के अंदर एक ब्रांड के सारे प्रोडक्ट होते नहीं हैं. और जब मैं बार बार जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर बार कोई नया ब्रांड होता है वहाँ पे हर बार. उससे मेरे को ये पता लग रहा है कि यार हर आदमी को चांस मिलेगा. बिकॉज पर्सनल केयर के अंदर इट्स अ बिजनेस ऑफ होप. पीपल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स. यार ये नहीं चला मेरे लिए, इससे पिंपल ठीक नहीं हुआ, अब ये ट्राई करता हूँ मैं. सो अ बाथरूम is like a market research thing. If you are willing to look, तो consumer insights are everywhere. You know. आपने भी FMCG मार्केट की बात की इसी पॉइंट से कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. बट डू यू थिंक कि FMCG जो हमारा D2C पर है, इंडस्ट्री में है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है और कंपेयर टू अदर कैटेगरीज, इस कैटेगरी में ब्रांड्स भी बहुत आ रहे हैं. किसमें क्वेश्चन? FMCG जितने भी ब्रांड्स हैं हमारे, कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें, आपका खुद का ब्रांड भी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे पास. हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इवन मैरिको खुद इस लेवल पर है. तो जितने भी ये बड़े ब्रांड है इस टाइम छोटे D2C ब्रांड्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में, तो वो उनसे कम्पीट भी कर रहे हैं. डू यू थिंक कि वहाँ पर अभी बहुत बड़ा स्कोप है छोटे ब्रांड्स के लिए ब्रांड बिल्ड करने के लिए? आई थिंक हमेशा रहेगा. मैं सबको यही बोलता हूँ कि पर्सनल केयर की बात करूँगा क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा नॉलेज है. बट मोस्टली ब्रांड्स ना आर नॉट अ विनर टेक्स ऑल मार्केट. मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि 2 ही प्लेयर रहेंगे. ये कोक पेप्सी की तरह नहीं है या ये ओला उबर की तरह नहीं है. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स बनेंगे. राइट. अगेन कंज्यूमर को ऑब्जर्व करो. आप किसी की बाथरूम की शेल्फ देखो, क्या वहाँ पे सब ब्रांड्स, एक ब्रांड उसका साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का होगा, जो उसकी टूथपेस्ट होगी वो शायद नीम बेस्ड होगी, आयुर्वेदिक. जो उसका फेस वॉश है वो भी शायद आयुर्वेदिक होगा. बट जो सीरम है हो सकता है वो विटामिन C बेस्ड हो, एक साइंटिफिक ब्रांड से हो. सो कंज्यूमर्स आर नॉट मैरिड टू वन पर्टिकुलर. कंज्यूमर लॉयल्टी इज एट एन ऑल टाइम लो. दैट इज़ बोथ अ थ्रेट एंड एन अपॉर्चुनिटी. राइट. अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि यार एक्सपेरिमेंटेशन का बजट सबके पास रहेगा, उनको नई चीज़ें ट्राई करनी है. राइट. तो आई थिंक देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम टू ग्रो फॉर न्यू ब्रांड्स. बट द पॉइंट इज़ यू कांट ब्रिंग ब्रांड्स विच आर लाइक मी टू प्रोडक्ट्स. आप ले तो आओगे बट द पॉइंट इज सर्वाइवल विल बी टफ बिकॉज मी टू प्रोडक्ट्स बिना डिस्काउंट दिए नहीं बिकेंगे. राइट. उसमें स्टोरी नहीं होगी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल ओनेबल हो. मैं कहीं पढ़ रहा था कि 11% ऑफ जो टॉप ब्रांड्स है वर्ल्ड के, 500 टॉप 500 ब्रांड्स, उनके CEOs जितने भी हैं वो सारे के सारे IIT, IIM, हार्वर्ड्स यहाँ से पढ़े लिखे हैं. ओनली 11%. तो बाकी का जो पूरा सेगमेंट है वो जितने भी मिड क्लास कह लो या फिर आप किसी भी क्लास में कह सकते हो, उनको डिफाइन कर सकते हो, वहाँ से निकल के आ रहे हैं और ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं. अभी जो आपका मेरा ये क्वेश्चन भी था, FMCG में जितने भी और भी ब्रांड बिल्डअप हो रहे हैं, नॉट जस्ट इस कैटेगरी में, किसी भी इंडस्ट्री में, वो डिफरेंट क्लास के लोग आ रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं. तो डू यू थिंक कि आज के टाइम में एक पुराना मिथ था कि ब्रांड बनाना, ये सारी चीज़ें कंपनीज बिल्डअप करना, ये बड़े लोगों का खेल है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल. मतलब मैं आप खुद का एग्जांपल दे देता हूँ. ना तो मैंने MBA करा है, ठीक है, ना मैंने किसी बड़े शहर से इसको बिल्ड किया है, ठीक है, तो बट करा है.
राइट एंड किसी को अच्छा लगा है तभी उन्होंने कंपनी भी परचेज करी है, राइट. तो मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, राइट. मेरे साथ कोई मतलब आई लुक एट माई सेल्फ, और क्यों नहीं यार. आई मीन आई कम बैक टू व्हाट आई सेड, इसमें देयर इज एन आर्ट एंड एन साइंस, राइट. साइंस आप सीख लो, वो धंधे की साइंस है, वो तो हमारे खून में कूट कूट के भरी हुई है, राइट. इंडिया से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा. और जो उसका आर्ट है वो भी, उसके लिए MBA की ज़रूरत नहीं है ना यार. ऑब्जर्विंग कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स, राइट. आई मीन एज फार एज ब्रांडेड बिजनेसेस आर कंसर्न्ड. आपके अकॉर्डिंगली फिर ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में क्या मेजर डिफरेंस है? बहुत है यार. आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो ऑफलाइन बिजनेस है ना, उसके अंदर डेटा इतना नहीं मिलता, और जो मिलता भी है ना वो आपको, वो डेटा आपका मतलब क्या बोलूँ उसको हिंदी में कैसे बोलूँ, कि जो डेटा ऑलरेडी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो मिलते हैं आपको. ठीक है. अब आप लोग बड़ा FMCG में लोग बोलते हैं वी हैव दिस मच मार्केट शेयर, दैट्स ऑलरेडी अ लैगिंग इंडिकेटर ना, वो तो हो गया. वो मार्केट शेयर तो आपकी जो पुरानी सेल्स थी उसकी वजह से आपको पता लगा. फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर क्या बोलता है आपको, क्या करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, वो कहाँ है. D2C डेटा लेड बिजनेसेस के अंदर दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट. और दूसरी चीज़ ये कि द पेस ऑफ इनोवेशन इन ऑनलाइन बिजनेसेस कैन बी रियली रियली फास्ट, बिकॉज शेल्फ स्पेस देखा जाए तो अनलिमिटेड है, राइट. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इन्वेंट्री कोई आपके लिए 1500 पीस बना देगा, राइट. कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 100 पीस ही बना के दूंगा, आप बस टेस्ट करो, राइट. तो शेल्फ स्पेस अनलिमिटेड है ना आपके लिए, और वही उसमें से कोई चीज़ एक्सप्लोर हो जाती है, राइट. मार्केट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है. मतलब हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो बहुत छोटी निशेस थी एंड सडनली वो एक्सप्लोर हो गई, राइट. एंड देन द ब्रांड ग्रू विद दैट, एंड दैट इज़ वाई इनोवेशन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम डिजिटल ब्रांड्स फॉर दिस रीजन ओनली, बिकॉज दे हैव रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. राइट. नाउ दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन. लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ से बहुत बड़े बड़े ब्रांड नहीं बिल्ड किए जा सकते. आपने किया? कौन कहता है? बहुत सारे लोगों का ऐसा कौन से लोग हैं वो? तो मैं भी उनको ढूंढ रहा हूँ. अच्छा. तो क्योंकि एक स्मॉल सिटी है और यहाँ पे लोगों को वही सेम चीज़ जो हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि हम गुड़गांव होते, बेंगलोर होते, कहीं और होते तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती. बट आपने खुद इतना एक लार्ज स्केल पे ब्रांड को बिल्ड किया. आपको अच्छा नहीं लगता वैसे नंबर डिफाइन करना, बट स्टिल मैरिको को सोल्ड किया उसको. आज के टाइम में अगर किसी को एक D2C ब्रांड बिल्ड करना हो स्क्रैच से, आपके अकॉर्डिंगली वो कैसे किया सकता है? उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से नहीं हो सकता, वहाँ से नहीं हो सकता. आप चांद पे बैठ के बनाओ, हो सकता है, राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. आपको पहले आपकी जो चीज़, सी यू हैव टू बिल्ड समथिंग विच द कंज्यूमर नीड्स, number 1. Number 2, you don't have to necessarily build anything that is better than others, but it definitely has to be different. मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेटर होना ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. There's a very famous guy called Seth Godin. He's a marketer, right? He talks about a purple cow. आप सड़क पे जा रहे हो, आपको गाय दिखती है, राइट. याद है कि लास्ट टाइम कब दिखी थी, आप देखते भी नहीं हो उसकी तरफ. तो आपको नॉर्मल गाय वाला बिजनेस नहीं बनाना, आपको बनाना है पर्पल काउ. अगर आपको पर्पल रंग की गाय दिखेगी सड़क पे, आपको हमेशा याद रहेगा. और पहले वो दिखेगी, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट को यूज़ करूंगा. और प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है सर. मतलब वो तो बेसिक है, मतलब वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, उतना तो आपको पता होना चाहिए. मैं तो उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ. प्रोडक्ट आपका अच्छा है, उसके बाद यू हैव टू बी डिफरेंट में आपकी पूरी कम्युनिकेशन आ जाएगी, राइट. फ्रॉम योर पैकेजिंग, द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, द वे यू इंटरैक्ट विद द कंज्यूमर, द वे योर कस्टमर सर्विस पर्सन स्पीक्स, दैट इज द होल ब्रांड. दैट हैज़ टू बी डिफरेंट. आपने पैकेजिंग की बात की अभी, इवन पहले भी आपने पैकेजिंग का पॉइंट बोला. अकॉर्डिंग टू यू D2C ब्रांड में जो पैकेजिंग का एक मेजर आप इसको रोल है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इनिशियली तो कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रांड या जो भी इनिशियल स्टार्टअप्स हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमें पैकेजिंग बहुत अच्छी करनी है. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या पैकेजिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए या जस्ट फोकस ऑन की प्रोडक्ट सेल पे लगे रहो? मतलब पैकेजिंग प्रोडक्ट का पार्ट है ना. मतलब पैकेजिंग, मतलब आई डोंट सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. अगर आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट सेल करने में लगे रहो तो ऑब्वियसली पैकेजिंग करोगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा, राइट. मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपने पर्पल काउ बनानी है, राइट. सबसे ज़्यादा पहले क्या दिखता है आपको? प्रोडक्ट का पैकेज दिखता है ना, वो उसको आपको पर्पल काउ बनाना है. सिंपल गाय बनाओगे तो नहीं बिकेगा. नहीं, बट क्या पैकेजिंग में वो उतना इन्वेस्ट करें या मिनिमल रखें या किस अकॉर्डिंगली करें? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कॉस्ट तो है ही है. कॉस्ट तो है वो,
बट उसको आप ना, मतलब बिजनेस टर्म्स में अगर बात करूँ ना, उसको आप ना एक रिकरिंग कॉस्ट ना लेके वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोचो जो आप रिकवर कर लोगे। मतलब वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, वो जैसे मशीन में इन्वेस्ट करते हैं ना, जब सेल बढ़ती है तो वो पैसा दे जाती है अपना वापस, उसको वैसे लो आप, केपेक्स की तरह लो उसको आप। मैं कुछ चीज़ें ना आपसे मैट्रिक्स में जानना चाहूँगा। मतलब अगेन हम ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कि किस किस मैट्रिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कई बार कहा जाता है कि आपका ROS बहुत इंपॉर्टेंट में एक मैट्रिक है, उस पर फोकस करो। कई बार कहा जाता है कि आपको अपना CTR देखना चाहिए, वो मैटर करता है नहीं करता है। आपके अकॉर्डिंगली हमें किस मैट्रिक्स पे ध्यान देना चाहिए, या कुछ और पैरामीटर्स हो? मैट्रिक्स तो काफ़ी हैं, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं इसको बनाऊंगा, बट एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो ना, जो मैंने नोटिस करा है, काफ़ी लोग नहीं उस पर ध्यान देते, वो ये है कि आपकी जर्नी क्या होती है वेबसाइट के ऊपर। कि आपने ऐड देखी, ऐड से आप पहले होम पेज पे लैंड करें, तो सबसे पहला ड्रॉप ऑफ आएगा जब कस्टमर आपकी ऐड देखते हैं और उसमें से कुछ ही लोग उस पर क्लिक करते हैं, तो पहला ड्रॉप ऑफ वहाँ हो गया, वहाँ आपके पैसे लग गए। उस ड्रॉप ऑफ के बाद, उस ऐड पे क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं, आपकी साइट शायद बहुत स्लो है तो आधे लोग तो वहाँ गिर जाएंगे आपके, वहाँ पे भी एक आपका ड्रॉप ऑफ हो गया। फिर आपके होम पेज के ऊपर वो से कैटेगरी पेज पे जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, आधे लोग वहाँ गिर गए। तो आप फिर कैटेगरी पेज के बाद वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आधे लोग वहाँ गिर गए। ऐड टू कार्ट के बाद वो कार्ट पेज पे जाके दोबारा शॉप नाउ करेंगे, ठीक है। शॉप नाउ के बाद वो पेमेंट पेज पे जाएंगे, कुछ पेमेंट डिटेल्स भरेंगे, कुछ का फ़ोन आ जाएगा, कुछ का बच्चा रो रहा है, वो बीच में से वहाँ से भी ड्रॉप ऑफ हो गया, या उनका मन बदल गया क्योंकि उन्होंने देखा कि आपकी शिपिंग फीस बहुत ज़्यादा है, या आपकी COD आप ऑफर नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, तो वो वहाँ ड्रॉप ऑफ हो गए। उसके बाद क्लिक करने के बाद वो थैंक यू पेज पे जाएंगे। तो आप इस जर्नी को देख रहे हो कि आपने एक ऐड खर्च करके पहले कस्टमर्स को लेके आए और एंड तक पहुंचते पहुंचते कितने कम कस्टमर्स रह गए। अब आपको अब इस जर्नी को आपने ऑप्टिमाइज करना है, राइट। ये जर्नी को ऑप्टिमाइज करना है कि जो हर जो कस्टमर्स का लॉस हो रहा है, जो लोग ड्रॉप ऑफ्स हो रहे हैं इस फंडल में, उसको आप कैसे रिड्यूस करो। सबसे ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं कि वो होम पेज से ये करना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं होम पेज का बैनर बदल के देखता हूँ, बटन का कलर चेंज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ आप लास्ट से शुरू करो, क्योंकि जो आदमी एंड तक पहुंच गया है वो बस पैसा निकाल के खड़ा था, आपको देने वाला था। आप चेक करो वहां पे क्या हुआ, लास्ट पे क्या हुआ। उसको लास्ट पेज पे ऑफर दे दें हम, लास्ट मिनट ऑफर। लोग अबेंडन कर छोड़ देते हैं। अबैंडन कार्ड्स को पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जल्दी से रेवेन्यू आप वहाँ से ऐड कर पाओगे बिना कोई नया पैसा खर्च करे। लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो लास्ट के ड्रॉप ऑफ्स हैं, लास्ट की जो फनल है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करो D2C के अंदर। आई थिंक दैट इज़ द क्रिटिकल पार्ट। कुछ इसमें आप टिप देना चाहोगे जो आपने देखा हो कि ये चीज़ लोग नहीं करते पर ये करनी चाहिए? यार जब आप शॉप पे जाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि जब आप बिल्कुल एंड में अपनी बिलिंग करवा रहे होते हो तो उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे काउंटर पे रखी होती हैं। कोई लॉलीपॉप होता है, कोई लिप बाम होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें ज़्यादा आदमी दिमाग नहीं लगाता यार। वी कॉल देम प्रोडक्ट अपसेल्स और ऑर्डर बम्प्स, राइट। अपसेल इज़ नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज अपसेल आपका प्रोडक्ट पेज पे भी हो सकता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो बिल्कुल एंड में होता है, थैंक यू पेज के वहाँ पे। शॉपिफाई का नॉर्मल वर्जन शायद वो एडिट करना भी अलाउ नहीं करता, बट आई एम टॉकिंग कि अगर आपका एडवांस शॉपिफाई है या कोई और वेबसाइट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल एंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, कि उनको ऑर्डर बम्प्स बोलते हैं हम, आपकी ऑर्डर वैल्यू को बम्प अप करने के लिए। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड हैक विच मोस्ट पीपल शुड यूज़। वीव यूज्ड इट, आई हैव सीन अदर ब्रांड्स डू इट एंड इट यूजुअली वर्क्स। तो कितने % तक आपने इसमें जंप देखा? अगर हम ऑर्डर इसको हम अच्छी तरह इस डेटा को हम अच्छी तरह एनालाइज करते थे कि हम क्या प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, और क्या डिस्काउंट दे रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है, राइट। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अपना ब्रांड डाइल्यूट करे बिना, आप ये कर सकते हो बिकॉज वो जो लास्ट का पेज है वो सबको दिख नहीं रहा, वो तो उसी को दिख रहा है जो वहाँ तक पहुँच रहा है। तो अगर आपने उस पर कोई स्टीप डिस्काउंटिंग दी भी है, वो भी उस प्रोडक्ट पे जिस पे बहुत बड़ा मार्जिन है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रखे हुए हैं जिनकी MRP काफ़ी हाई रखी हुई है, आपका काफ़ी अच्छा मार्जिन है, पर वो इसी पर्पज़ के लिए क्रिएट किए थे आपने कि इनको डिस्काउंट लगा के कस्टमर को वैल्यू दिखा के मेरे को बेचना है। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रिक बट इट वर्क्स। अगेन कमिंग बैक टू इमोशन, जब कस्टमर ये देखता है उसकी एक इमोशन जागती है, कौन सी वाली? ग्रीड की, लालच आता है उसको, वो कहता है यार ये भी ले लेता हूँ मैं, राइट। तो दिस इज़ अ गुड हैक। और इससे क्या हो रहा है कि आपको कोई इंक्रीमेंटल पैसे नहीं लग रहे। आपने सपोज कर लो आपने 100 रुपये लेके कस्टमर लाया और वो 500 रुपये खर्च के जाने वाला था, सडनली 700 खर्च के जाएगा, आपको 200 रुपये इंक्रीमेंटल मिल गए। और अगर आपके ऐसे 100 कस्टमर कन्वर्ट होते हैं, आपको 200 × 100 एडिशनल रेवेन्यू देके चले गए वो लोग, राइट। वी डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इट। सो दीज आर द हैक्स दैट यू
should completely employ. agree with you. Yeah. So yesterday, इमोशन का खेल है सारा. yes, 3-4 इमोशंस होती हैं, ग्रीड, फियर, आई थिंक 1-2 और इमोशंस जो उनको करना है आपने. फोमो, राइट, यू नो, ओनली अ फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, व्हाट आर वी डूइंग देयर, राइट? Yesterday I went हरी to a- शॉप बिफोर द ऑफर एंड्स, वी आर क्रिएटिंग फोमो बेसिकली. नहीं, होता है, ये होता है. काउंटर डाल दिया आपने, काउंटर Yes, है कि timer. these many Yes. pieces left, you know, वो Yes, सब. yes, हाँ. yes, सारी चीज़ें. So yesterday I went to a store to purchase sleepers. तो वहाँ पर उन्होंने ना स्नीकर वाइप्स रखे हुए थे. अगेन मैं बिलिंग करा रहा था, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैंने जैसा आपने बोला, मैंने वो देखा, मैंने कहा लिया जाए. मैं कहा ठीक है, छोटा सा है, 50 रुपीज़ का एड ऑन कर There you दो. go. क्यों छोड़ना है यार वो? आप सोचो कितने कस्टमर्स आ रहे होंगे वहाँ पे, वो 50-50 रुपए एक्स्ट्रा देके जा रहे हैं उनको. और उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, प्योरली कुछ आपको. नहीं है, कुछ नहीं है. Those are just cart upsells basically. Pure profit. आपने देखा होगा हर रिटेल, ये रिटेल से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है, which works very well in the digital world also. And the benefit here is that you can read all that data. You can read that data, right? कि कितने लोग एक्चुअली उस ऑफर में ऑप्ट इन कर रहे हैं, उसका टेक रेट क्या है, उसके बाद कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट वर्क कर रहे हैं, विद प्रोडक्ट वाइज टेक रेट क्या है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट यू कैन ग्लीन फ्रॉम इट. सो एक फनल ये सेपरेट चल सकती है आपकी. तो इसमें कुछ और चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में आप हमें बताएं. आई थिंक एक मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आप लास्ट थैंक यू पेज से स्टार्ट करो, होम पेज के बजाय, क्योंकि लोग पैसा खोल के, वॉलेट खोल के वहाँ बैठे हैं, उनसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा. दूसरा ये कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यू नो सेल टू योर रिपीट कस्टमर्स दैन टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स, राइट? मतलब नया कस्टमर लाना हमेशा पुराने कस्टमर को लाने से मोर एक्सपेंसिव रहेगा, राइट? तो रिटेंशन फनल्स के ऊपर वर्क करना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? वेदर इट्स ईमेल मार्केटिंग, SMS के फ्लोज हैं या व्हाट्सएप के फ्लोज हैं, राइट? इसमें इंसिडेंटली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आज की डेट में कोई SMS नहीं पढ़ता, राइट? हम सबको लगता है कि कौन पढ़ता होगा यार SMS, बट थैंक्स टू बैंक्स जो अपनी OTP वगैरह भेजते हैं, अभी भी खुलते हैं SMS, और 18 पैसे का SMS अच्छा रेवेन्यू दे के जाता है. व्हाट्सएप का एक व्हाट्सएप मैसेज जो आपको भेजता है कोई भी, वो आई थिंक 1 रुपी प्लस हो गया उसका अभी रेट, राइट? तो इमेजिन करो आपका कस्टमर बेस अगर 5 लाख रुपए का है, तो एक मैसेज भेजने पे आपके 5 लाख रुपए उड़ जाएंगे. वही रेट SMS का 18 पैसे है अभी, जो कि अच्छे रिजल्ट्स अभी भी दे रहा है. तो वी हैव सीन सम क्रेजी ROAS थ्रू आवर SMS कैंपेन्स ऑल्सो. सो रिटेंशन इज समथिंग दैट शुड बी लुक्ड एट एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, अ सेपरेट P&L ऑल टुगेदर. उसके लिए एक सेपरेट टीम, एक सेपरेट बंदा होना चाहिए जो उसी को देख रहा है पूरा दिन, राइट? सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. आपने भी SMS की बात करी. जैसे SMS है, बहुत ही मेजर पार्ट है ये आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, और इजी, उतना चीप है. हाँ. रिटेंशन में बात कर रहा हूँ, जो आपके रिपीट, अगर आपका रिपीट कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, तो SMS शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स, राइट? ठीक है. तो इसके अलावा कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं जो लोग अवॉइड कर रहे हैं बट उनको यूज़ करना चाहिए? अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं. आई थिंक मैंने कुछ नया नहीं बताया, बट आई गेस जिसने ये नहीं किया उसको कर लेना चाहिए. बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एक चीज़ है जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी काम करी, विच इज़ रेफरल्स. referrals basically. If you remember the Dropbox strategy or the Hotmail strategy की sent by Hotmail, right? And Dropbox की आप ये एक नया कस्टमर हमारे लिए लेके आइए और 5 GB फ्री स्पेस लीजिए. अगर if you can build something like that into your business, depending on your category that you are in, affiliate marketing. Yeah, I mean I think I define affiliate marketing slightly differently, but this is more like referrals, right? इसमें जनरल पब्लिक को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर, जनरल पब्लिक को ही बोल रहा हूँ मैं, अपने कस्टमर्स को ही इन्वॉल्व करना है बेसिकली. या सो यू रेफर समबडी टू मी एंड यू गेट 500 इन योर वॉलेट विच यू कैन रिडीम लेटर, राइट? आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल. सो बिल्डिंग योर D2C वेबसाइट इज नॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग मेजर, लाइक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी. यू हैव टू टेक स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स अक्रॉस द फनल एंड ऑल ऑफ दैट एड्स अप, राइट? ब्रांड हम बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया. जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है स्केल करने का. तो स्केलिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो आपका ROS कम हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़े जा रहे हैं. जब भी किसी भी ब्रांड को हम स्केल करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, कौन से ऐसे नॉट जस्ट मैट्रिक्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ओवरऑल सारी की सारी जिन पे हमें बहुत फोकस करके ध्यान देना चाहिए, बिकॉज स्केलिंग के टाइम में सब कुछ बिखर जाता है. आई थिंक ये जो स्केलिंग वाला पार्ट है, मैं इसको अप्रोच करता हूँ कि कोई भी टफ टास्क को करने के लिए आपको ऑब्सेस होना पड़ेगा उसकी डेटा ट्रैकिंग से, राइट?
मान लो कि मैंने वेट भी लूज़ करना है ना अगर 10 किलो, तो मेरे को ऑब्सेसिव रहना पड़ेगा कि अपना वेट मैं मेजर करता रहूँ, बिकॉज वट एवर गेट्स मेजर्ड whatever gets measured gets managed, right? So data dashboards बहुत strong होने चाहिए, right? बिकॉज अगर मैं D2C की बात करता हूँ, Amazon भी डेटा देता है, मोस्टली चैनल से आपको डेटा मिलता है, एंड यू हैव टू कीप एनालाइजिंग इट इन द राइट वे, एंड यू हैव टू एनालाइज इट. यू कांट से कि मैं इसको मंथ के एंड में देखूंगा, क्योंकि वो तो मंथ निकल गया, राइट? आई मीन आपको उसको देखना इतने इंटरवल्स पे है, जैसे आप वीकली देख रहे हो या आप डेली भी देख सकते हो, तो कम से कम आपकी डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे, क्योंकि you can take quick decisions, right? So I think that is very very critical for scaling. So थोड़े थोड़े इंक्रीमेंटल विन्स जैसे जैसे आपको मिलेंगे, आप देखोगे कि अगर आपको रोज़ का कोई छोटा छोटा इंक्रीमेंटल विन मिल रहा है तो वो पूरा मंथ में वो रेवेन्यू में ऐड कर देगा आपके, एंड देन व्हेन यू विल क्वार्टर में देखोगे तो इट विल लुक इवन बेटर. इट्स लाइक कंपाउंडिंग, राइट? आई मीन सो यू हैव टू बेसिकली कंपाउंड स्मॉल विन्स इनटू योर बिजनेस ऑल्सो. आई थिंक टू मी देयर इज नो अदर वे टू स्केल, राइट? ओके, तो जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे, हैव यू एवर थॉट कि यार मतलब हर कोई इस चीज़ की बात करता है कि सक्सेस हो गया, बट उस सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर्स वाले पॉइंटर्स भी हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बता सके कि यार ये मेरी मिस्टेक्स थी, अगर आप कुछ ऐसा बिल्डअप कर रहे हो, इन चीज़ों को मत करना या अवॉइड दिस थिंग, या इनको और बेटर तरीके से करना. ये वाला क्वेश्चन मेरे को हमेशा ट्रिकी लगता है इसका आंसर देना, बिकॉज ऑन द वन हैंड यू हैव टू मेक योर ओन मिस्टेक्स ऑल्सो, बिकॉज एवरीबडीज जर्नी इज़ डिफरेंट. बट आई गेस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रॉडली सबको अप्लाई कर सकती हैं. तो उनमें से एक ये रहेगी कि आई थिंक योर स्केल, जिसने आपको बोला, और योर द क्विक ग्रोथ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द टीम दैट यू विल बिल्ड, राइट? So a good team should be built very quickly. जब आप start करते हो तो you have generalists, right? Which is good. The people who stand by you and the people who are good at most things, right? वो order भी pack कर लेगा, वो Amazon भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, right? Customer से बात भी कर रहा है, everything. But suddenly आप realize करोगे कि अब आपको all rounder नहीं चाहिए. अब now you need the best spinner and the best goalkeeper, the best wicket keeper, the best opening batsman, best second order batsman. बड़े स्पेसिफिक आपको लोग चाहिए. तो उसके लिए वेट मत करो. ये मत सोचो कि पहले स्केल आएगा और फिर मैं इसको लेके आऊँगा. गेट द पर्सन फर्स्ट. थोड़ा सा एक्सपेंस लगेगा, थोड़ा महंगा होगा, बट इट विल पे फॉर इट सेल्फ, राइट? दिस इज समथिंग दैट आई थिंक आई कुड हैव डन बेटर. आई कुड हैव डन दिस फास्टर. सो दैट इज वन पीस ऑफ एडवाइस दैट आई वुड वांट टू गिव. इन्वेस्टमेंट की तरफ अब चलते हैं. किस टाइम पे आपके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, या बूटस्ट्रैप ही रखना चाहिए बिजनेस को, और इन्वेस्टमेंट लो ही मत, अपने ही लेवल पे चलो? आप व्हाट डू यू थिंक एज पर योर एक्सपीरियंस? आई थिंक एक स्पेक्ट्रम है ये कि इन्वेस्टमेंट लो ही मत एक एंड पे है, और एक एंड पे है कि इन्वेस्टमेंट लेनी है पर कब लेनी है, राइट? तो पहले ये सोच लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेने का मतलब क्या है. बहुत लोगों को ये लगता है कि जब मेरी फर्स्ट टाइम फंडिंग हुई तो मेरे को लड़का मिला, उसने मुझे बोला, अरे भैया आपने इन्वेस्टमेंट दी है कि ली है? मैंने कहा क्या मतलब है तेरा? इज़ लाइक आपने कपड़े देखो, अपनी गाड़ी देखो. मैंने कहा आप क्या मतलब है तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट तो कंपनी के अंदर आई है ना, ये तो कंपनी की ग्रोथ के लिए है, राइट? एंड इट्स एन ऑब्लिगेशन दैट आई हैव टेकन फ्रॉम समबडी. दिस आई हैव टू शो दैट ग्रोथ, राइट? उसने मेरे ऊपर बेट किया, उसने मेरे में इन्वेस्ट किया, तो आप टू लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये पैसे मेरे घर आएंगे. तो पहली बात तो वो है नहीं. दूसरी चीज़, जिस दिन आपने ₹1 का भी अपनी कंपनी में शेयर बेच दिया, राइट, उसका मतलब ये है कि आपने अपनी ओनरशिप से पार्ट कर दिया. सो इक्विटी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कैपिटल. अगर आपका काम बिना इक्विटी लिए बन रहा है तो उसको चलाओ. बिजनेस होता है प्रॉफिट कमाने के लिए. अगर आपका बैंक लोन से काम चल रहा है आप वो चलाओ. अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली से काम चल रहा है आप वो करो, राइट? जब आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस पैसे मांग रहा है इसकी ग्रोथ के लिए, राइट, या इसके अंदर आपके थोड़े कोई वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर वो मीट हो जाते हैं आपके, तो आपका बिजनेस इनहेरेंटली प्रॉफिटेबल है. इसमें हाई ग्रॉस मार्जिन है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मनी अगर कोई इन्फ्यूज़ कर देता है तो आपकी ग्रोथ बहुत क्विक हो जाएगी. दैट मीन्स कि आप इसके बारे में सोच सकते हो. पर जिस दिन आपने एक भी शेयर अपनी कंपनी में बेच दिया, दैट इन्वेस्टर विल वांट द रिटर्न. तो आपको ये देखना है कि उसको रिटर्न कैसे मिलेगी. इन अदर वर्ड्स, वो कंपनी अब आपकी पूरी नहीं है. दिस इज़ नॉट योर कंपनी, और आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, बिकॉज आपने किसी से पैसे उठाए हैं. एक सपना दिखा के कि ये आपके पैसे ग्रो करेंगे और आपको पैसे ये वापस मिलेंगे. You have to answer them as well. So you have to be mentally prepared for it, right? So there is no right or wrong answer for it. Certain businesses need that, certain businesses don't need it, and certain businesses are not businesses. Certain founders think that मेरे को funding चाहिए, but their businesses are not fundable, right? So वो भी होता है. तो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जनरली जो कहा जाता है कि एक स्ट्रेस लेवल अलग ही हो जाता है. कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया?
हाँ स्ट्रेस लेवल तो होता ही है राइट, बट साथ में वो डिसिप्लिन भी आ जाता है. यू ऑल्सो लर्न अ लॉट राइट. इट्स लाइक सेइंग कि मैं वर्कआउट अकेला करता था अपने फ्री टाइम में, आज मेरा मन कर रहा है आज करूंगा आज नहीं करूंगा, वर्सेस एक कोच जो आपके सिर पे डंडा लेके खड़ा हो रोज ही जाए करते हैं। राइट. एक तो एक वो है राइट. और उस उन कोचेज में भी उन इन्वेस्टर्स में भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं. कई इन्वेस्टर्स हैंड्स ऑफ हैं, कई हैंड्स ऑन हैं, सम आर मोर इन्वॉल्व सम आर नॉट. सो इट टोटली डिपेंड्स लाइक, बट डेफिनेटली इट इज़ फॉर द गुड ओनली. एंड होता क्या है कि नॉर्मली डील भी आपकी उसी इंसान के साथ होगी जिसके साथ आपकी वाइब वगैरह मैच करेगी, अदरवाइज वो डील होगी नहीं, होती ही नहीं है, बात ही नहीं बनेगी. आपको खुद वाइब आ जाएगी और उसको आ जाएगी और वो डील नहीं होगी. जब एक बार हो जाएगी तो देन यू शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव्स इन दैट इक्वेशन, एंड एंड इट इज़ गुड फॉर द बिजनेस. तो मैंने भी डिसिप्लिन आया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है, यू ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. तो ऐसा नहीं है कि यू शुड शाई अवे फ्रॉम इट. इफ़ योर बिजनेस नीड्स इट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. आपने जर्नलिज्म की, आप उस बैकग्राउंड से आते हो, देन यू स्टार्टेड बिजनेस एंड नाउ इट्स एट नेक्स्ट लेवल. तो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको लाइफ में बहुत सारी अभी से इनिशियली होता है कि बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड जितने भी एक सोशल मीडिया के लिए इसको इस चीज़ को बहुत ग्लैमरस बना दिया गया है. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग सोचते हैं कि यार हम शुरू करने के लिए मतलब एक CEO टैग देने के लिए, वी आर एंटरप्रेन्योर टैग करने के लिए शुरू कर देते हैं, डू यू थिंक कि उनको स्टार्ट इस मोटिव से करना चाहिए कि यार फैंसी चीज़ है चल रही है, हम भी अपना स्टार्टअप इस करते चीज़ के हैं? लिए मैं आपको नहीं, मतलब यूट्यूबर्स, आई लव यूट्यूब बट एंड इंस्टाग्रामर्स एंड इंस्टाग्राम आई यूज इट माई सेल्फ. थोड़ा सा जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनको भी दूंगा. ये जो फोमो क्रिएट किया गया है, लाइक ही मेड 1,000 crores doing this and he made 500 crores doing this, and this is the millionaire life, और मेरे पास गाड़ियाँ हैं और मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड्स हैं और हाथ में मेरे एक्सपेंसिव फ़ोन है. all this nonsense is also feeding this somewhere, right? You have to understand that social media by default is meant to show the best parts of your life. ठीक है. आज मैं आप सनमाल के साथ पॉडकास्ट पे हूँ, बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है. इसकी फ़ोटो खींच के मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा. ठीक है. आज मेरी डील टूट गई, मेरा कुत्ता मेरे को छोड़ के चले गया, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चलेगी, मैं उसको इंस्टाग्राम पे नहीं डालने वाला. आज मैं गोवा में पार्टी कर रहा हूँ, मैं उसको इंस्टाग्राम पे डालूंगा राइट. बट मेरे सारे एम्प्लॉयज़ मुझे छोड़ के आज चले गए बिकॉज मेरे को अपनी कंपनी चलानी नहीं आती, वो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी बताऊंगा लोगों को. So you have to look at it in that perspective, that social media is only showing you the high parts, the high points of people's lives. Same with entrepreneurship. Most entrepreneurs, social media handles are going to show you only the high parts of their life, not the grind, daily basis. At least मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि on my LinkedIn and on my Instagram I keep it real and I talk about the struggle also. But उसमें भी प्रॉब्लम है यार, मतलब स्ट्रगल को भी आप ग्लोरीफाई हो जाती है वो वही एक लोगों को लगता है कि ये भी अच्छा फॉर्मूला है यार, ऑथेंटिसिटी दिखाओ, स्ट्रगल दिखाओ, फिर उसको ओवरडू कर देते हैं. मतलब स्ट्रगल को ग्लोरीफाई भी नहीं करना ना, मतलब ये स्ट्रगल थोड़ी है. मतलब वी आर ऑल सॉर्टेड. मतलब आप अगर बूटस्ट्रैप बिजनेस चला रहे हो राइट, अपने पैसों से चला रहे हो, अपने सेविंग से चला रहे हो, तो स्ट्रगल थोड़ी ना कर रहे हो. स्ट्रगल तो वो होती है जो आप देखो इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट स्ट्रगल इज़ राइट. So just keep it normal. मतलब don't go mental when you win, but don't be so low when you are losing also. Just try to stay at a simple, because this is a long journey. Entrepreneurship is like a marathon. ये लंबी journey है right. So the highs are high, the lows are low. You got to be like normal throughout it. मैं तो इसको ऐसे लूँगा. कुछ ऐसा कोई लो पॉइंट आप शेयर करना चाहोगे जहां आपको लगा कि यार अब बस हो गया? कभी कुछ ऐसा कुछ आया या आपको कुछ किसी और लेवल पे जहाँ पर आप इस चीज़ को, स्ट्रगल पार्ट को कुछ बता सको कि ये चीज़ें भी होती हैं, ये सिर्फ जैसे हम ग्लैमर्स की बात कर रहे हैं ये नहीं है, ये भी बहुत कुछ है जो एक बैकग्राउंड में स्ट्रगल करना पड़ता है, होता है फेस यार. करना उस टाइम पड़ता पे है. वो सबसे बड़ी चीज़ लगती है कि ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक इन द लार्जर सीम ऑफ थिंग्स, इट ओनली मेड मी स्ट्रॉन्गर. ऐसे होता है कई बार. मतलब हमने इन्वेस्टर्स से टर्म शीट मिल गई थी, 9 महीने उन्होंने हमसे डेटा लिया, सब कुछ हो गया, फाइनल डॉक्यूमेंट्स अभी साइन होने वाले थे. उन्होंने ये भी बोला कि हम एक वर्चुअल डिनर करना चाहेंगे क्योंकि कोविड का टाइम था. तो मेघा, माय को-फाउंडर, वाज थिंकिंग व्हाट ड्रेस शी वुड वेयर फॉर दैट वर्चुअल डिनर, एंड देन सडनली दे सेड वी आर कॉलिंग द डील ऑफ राइट. तो क्या करोगे? मतलब अब कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी द वे इट इज़. तो उससे हुआ क्या था कि देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि यार हमें ऐसी क्या कमी थी, क्योंकि बिजनेस भी बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. व्हाई वाज द डील कॉल्ड ऑफ?
Why did they do that? ऐसे चलता है. अब मेरे को समझ में आया कि बहुत सारे founders के साथ ये हुआ है. But वही problem ना कि nobody will talk about this openly, right? Because social media is all about talking about the glamour and the high points. Nobody talks stuff which is actually happening on the ground, right? So, but when I speak to people, every other founder you will meet has gone through this. And it does bring you down. It affects your mental state. Nobody talks about that. Nobody talks about the fact that, you know, mentally it takes a huge toll on you, this entire journey, and how important it is to keep your mental health in check by spending time with family, with your loved ones, people who love you no matter what, right? And also the definition of success, right? Again, I'll through this podcast, I would love to tell all the YouTubers and all the social media so-called influencers out there that success is not about, you know, driving around in a Rolls Royce, right? That's not the only definition of success, right? And so this has to be a little balanced, and more than them, I think the people consuming the content have to understand that, you know, don't fall for FOMO, yaar, you know. Like somebody told me once, he's like, एक चिंपैंजी का वीडियो था जिसमें वो चिंपैंजी अपनी बैक साइड को स्क्रैच कर रहा था, उस पर 10 मिलियन व्यू थे यार, पर जब भी कोई अच्छी बात बताता था तो उस पर कोई व्यूज़ नहीं आते थे. तो ये है यार सोशल मीडिया, इससे आप अपने आप को क्यों इम्पैक्ट करवा रहे हो? ओके, अभी आपने सक्सेस की बात की, सो व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? What does success mean to you? This is a hardcore question यार, मतलब ये तो this is, you have put me in a spot, मतलब बहुत ही loaded question है. I think what success means to me is like, I think you now today it means to me three things. It means health, wealth and happiness, right? So health तो आपको पता है, I think explain नहीं करना, right? And wealth is basically not being rich is not wealth. Wealth is not worrying about what, like where the next sort of paycheck or whatever. You don't have to work for making money anymore, right? That is wealth for me, right? Where you can wake up in the morning and decide what you want to do, how you want to do, when you want to do it, right? That is wealth for me. That is success. So numbers are arbitrary, right? Whether it's 50, 100, 200, 1,000, doesn't matter. Because research has also shown over and over again, and I've been reading about this. I think Daniel Kahneman, the Nobel Prize winner, the psychologist, had done some research, and he arrived at a number. He said कि इस नंबर के बाद ना कोई incremental happiness नहीं देता आपको पैसा. तो जब भी आपके साथ ये होने लग जाए ना कि जब आप सुबह सो के उठो और जो मर्जी कर सकते हो, अब आप कोई आपको ये नहीं बता रहा क्या पहनना है, कहाँ पे जाके काम करना है, कितनी देर तक काम करना है, that is wealth according to me, right? Being able to being in control of your time, right? And then the third is happiness, and happiness is again a very subjective term, and I think happiness normally comes from, you know, कि आपकी family happy है, family के साथ time spend कर रहे हो, you know, and happiness is like, you know, like अंदर से एक satisfaction है आपको, right? कि contentment है. I think that is success to me actually. आपने हेल्थ की बात की अभी, आपने ऑलमोस्ट 10 किलो के आसपास का वेट कम किया है रिसेंटली. काफ़ी उससे भी भूला हुआ था मैं जब लास्ट टाइम मिला आपको, है? हाँ जी. तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई, या ऐसे ही आई यार इंस्पिरेशन? मुझे लगा कि सक्सेस थोड़ी होता है कि कंपनी बेच के थोड़े से पैसे कमा लिए, तो वो सक्सेस थोड़ी है. आई मीन इफ़ यू वांट टू लिव अ फुल लाइफ यू गॉट टू बी हेल्दी. So I was looking at my biomarkers and they were all out of whack. मतलब almost diabetes की तरफ पहुंच रहा था मैं. Because again, you know, this thing takes a toll on you, man. Building a business takes a toll on you. तो मुझे लगा कि यार अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, राइट? नेक्स्ट स्टार्टअप अपनी बॉडी है, इसका CEO बन जाता हूँ मैं अब, ठीक है? इसके मेट्रिक्स पहले तो चेक करता हूँ कि कहाँ पे हैं हम, और इसको सॉर्ट आउट करते हैं. तो जैसे हम एक P&L को ट्रिम करते हैं बिजनेस के अंदर, प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी को ठीक करना है. तो दिस इज़ वन स्टेप. अभी आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. So getting the weight under control was one thing, and not done anything major for it, right? In case you're wondering, simple खाना खाया यार, controlled portions खाए हैं, right? Regimented खाना खाया है, no alcohol at all, right? No bad habits, etc. And simple exercises. Yeah, I can't work out in the gym too much because I have a back issue. So walks, a little bit of yoga. That's about it. आई गेस नाउ डेज यू आर रिलैक्स्ड. तो आपका अभी डे टू डे रूटीन क्या होता है? यार
डे टू डे रूटीन मेरा क्या होता है? मेरा डे टू डे में सुबह जब उठता हूँ उसके बाद ऑब्वियसली योगा वगैरह करने के बाद आई स्पेंड टाइम विद माई डॉटर. शी इज़ ओनली 2 years old, सो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है. स्पेंड सम टाइम विद हर, टेक हर आउट टू प्ले ऑन द स्विंग्स एंड ऑल. And after that I spend time working with a lot of founders. So a lot of founders who have problems or you're stuck in their business, helping them out. That is something that I do. I teach 2 cohorts, with growth, one with Growth School and another one with Inc 42, where I interact with them. And also मेरी LinkedIn, Instagram के ऊपर भी lot of people approach me, so I do some problem solving with them. Started a bit of angel investing as well, so I do that. And इसके अलावा यार a lot of reading. So I think there's a lot which you can learn from books, right, rather than reels and watching TV etc. Reading books, I think it's very very critical. तो यही सब चल रहा है यार अभी. बुक्स के लिए मैं खुद भी कई बार लोगों को ये बोलता हूँ कि आप बुक्स रीड किया करो, बिकॉज वो बुक जो लिखी है किसी एक ऐसे पर्सन ने लिखी है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें देख चुका है, तो वहाँ से लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुक रीड करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड वो चीज़ें आप उसके बहुत सारे फायदे हैं ना. एक तो स्क्रीन से डिटॉक्स मिल जाता है. जब किताब हाथ में पकड़ी हो तो स्क्रीन नहीं देख रहे आप, एक तो उससे आपको डिटॉक्स मिला. दूसरा ना, वो नॉलेज जो है ना आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं भरती जा रही है और उसकी एक एक परत बनती जा रही है. और फिर जब आप काफ़ी पॉइंट्स ऑफ व्यू जब आपके दिमाग में आ जाते हैं, फिर आपका ब्रेन बड़ा पावरफुल है, वो अपने आप उनमें कनेक्शंस ढूंढने लग जाता है. Yes. तो अलग अलग डिसिप्लिन. सो फॉर एग्जांपल आपने फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट, और फिर आपने फिलॉसफी की कोई किताब पढ़ी, और दोनों में आप सिमिलैरिटी देखने लग जाओगे. फिज़िक्स में बताया कि वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन. अब फिलॉसफी जब पढ़ी तो लगा कि यार ये इसके एप्लीकेशन तो लाइफ में भी है, कि मैं भागता जा रहा हूँ बट किस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ वो मुझे पता नहीं. सो यू शुड चेज वेलोसिटी एंड नॉट स्पीड, राइट. This type of understanding, which actually is the purpose of education, which our education doesn't give us, actually comes from reading, in my opinion, right. So it makes you a better, more a fuller person, in my opinion, right. I'm not saying and I've only started now, but I think this is one of the best uses of your time as well. What next coming? Thinking of it, man, thinking of it. Don't want to force anything upon myself. बट अभी तो ये है कि अपना जो इम्पैक्ट है, जो भी सीखा है, उसको 10x कैसे करा जाए. 10x उसमें कैसी लेवरेज यूज़ करके उसको, कि जो एक कंपनी में इम्पैक्ट करा है वो 50 कंपनीज में कैसे कर सकें, राइट. सो दैट इज़ व्हाट आई एम रियली वर्किंग ऑन राइट नाउ, एंड ट्राइंग टू डू दैट इन मल्टीपल वेज. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फाउंडर्स ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं इन एनी बिजनेस, जितना भी आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, इतने लोगों से आपने बात भी की होगी, जो लॉन्ग टर्म में सही नहीं है. लेट्स सपोज मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. आई एम वर्किंग डे इन डे आउट. ठीक है. मैं ये नहीं देखता मैंने खाना खाया नहीं खाया, मेरा ब्रेकफास्ट स्किप, लंच स्किप. मुझे पता है कि दिस इज़ द टाइम आई हैव टू बिल्ड समथिंग. ठीक है. सो मतलब फैमिली टाइम कुछ नहीं है. आपकी एज क्या है अभी? मेरी त्वचा से आपको कितना लग रहा है? त्वचा से देखो भाई, मैंने तो ब्यूटी ब्रांड बिल्ड करा है, तो त्वचा देख के मैं एज तो बता ही सकता हूँ. मुझे लगता है कि आपकी एज 30 से नीचे होगी. ओके, समवेयर अराउंड उसी के आसपास, 25 और 30 के बीच में. आई एम अ 90s kid who is not more in his 20s. So yes, nearby 30. तो मतलब अगेन वो चीज़ें हैं कि हमारा क्या मानना है कि यही मौका है. अगर हम जब 40s में चले जाएंगे, 50s में चले जाएंगे, तब वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे. तो अभी जितना भी हमारे पास टाइम है, सारा इसको बिल्ड करने में लगा देते हैं. किसी और तरफ ध्यान नहीं, ना हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं है, ठीक है, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं है, किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है. तो ये मेरा एक पर्सनल मानना है, क्योंकि अगेन पॉइंट बैक टू द स्क्वायर, अभी इज़ द राइट टाइम. ठीक है, आपके में लगा दो. हेल्थ को मत इग्नोर करो, बट लगा दो. बिकॉज हेल्थ ऐसी चीज़ है ना, वो इरिवर्सिबल हो जाती है कई बार. वो ज़रूरी है ब्रो. हेल्थ को छोड़ के आपकी बात बिल्कुल ठीक है. इसके अलावा कुछ और पॉइंट आपको लगता हो? इसके अलावा यार एक ये होता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा अपने आप, सब कुछ मैं कर लूँगा. वो कर लो, आप कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं कर पाओगे, राइट. देन यू हैव टू फायर, इट्स कॉल्ड लेजी लीडरशिप, राइट. यू हैव टू बिकम लेजी ए लिटिल. एंटरप्रेन्योर बिजनेस का मतलब ही वो है जो आपको पैसा तब कमा के दे जब आप सो रहे हो, राइट. आप बीच पे चिल कर रहे हो और आपका बिजनेस चल रहा है, राइट. दैट इज़ व्हाट वेल्थ एंड दैट इज़ व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी बन जाओ और कुछ मत करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने कुछ करा,
दो तरह की चीज़ें होंगी, एक वो जो आप भी कर सकते हो और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी एक CFO हायर करना है या अकाउंटेंसी करनी है, अगर आपने वो नहीं पढ़ी आप कर ही नहीं सकते वो, राइट. वो टेक्निकल काम है, उसके लिए तो आपको बंदा लाना ही पड़ेगा, राइट. और दूसरी चीज़ें होती हैं कि आप खुद सपोज कर लो फेसबुक एड्स चलाते थे अपने बिजनेस में, आपको सब आता है, बट एक पॉइंट के बाद आपको नहीं करना चाहिए वो. You should get somebody to do it and then empower those people and that's how an institution, that's how a company is built, right. You can't win a match with saying that सब चीज़ें मैं ही करूँगा, मतलब सारी positions पे मैं fielding भी मैं कर रहा हूँ, bowling भी मैं कर रहा हूँ, just simply can't work. You need a team, you need people, and a lot of people I think become control freaks, like a lot of entrepreneurs. I think that needs to, including myself, right. This was a process that I also had to really work on. Get very good people and then give them the team the resources that they need and let them then see the magic happen. Then don't be the captain of the team, be more like the coach. वो भी एक time आता है basically. Be prepared for that, start thinking about it. आज आपके बिजनेस एक सर्टन छोटे लेवल पे भी अगर है तो ऐसा कौन सा वो फंक्शन है जिसको आप काम करके अपने टाइम की बर्बादी कर रहे हो. बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मनी. आपने घर की सफाई और पोछा आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, तो आपने क्यों रखा हुआ है किसी को वहाँ पे? क्योंकि आप यू वुड रादर पे दैट मनी एंड फ्री अप योर टाइम, बिकॉज टाइम एसेंशियली इज मनी. इसीलिए बोलते हैं ना हम, क्योंकि वो पैसे से खरीदा जा सकता है. तो जो चीज़ खरीद सकते हो पैसे से, उसको खरीदो ना अपने बिजनेस के अंदर. एंड देन फ्री अप योर टाइम टू वर्क ऑन समथिंग बेटर, समथिंग एल्स, राइट. और जिस बंदे को आपने पैसे देके उस काम के लिए लाया है, एम्पावर देम ऑल्सो, ताकि वो भी ग्रो करें साथ में. आपने ब्यूटी सेगमेंट में अपना ब्रांड बिल्ड किया है. व्हाट डू यू थिंक कि और ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पर अभी ब्रांड बनाने के बहुत सारे स्कोप अच्छे लेवल वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक कि किस कैटेगरीज में भी और ब्रांड बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पर्सनल केयर? आई थिंक हेल्थ में काफ़ी कुछ हो सकता है, राइट. आई मीन हेल्थ इज़ अ बिग वन, राइट. आई मीन एज आई से, राइट. आई मीन हर घर के अंदर डायबिटिक्स हैं. हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हम वो नहीं करना चाहते. आई थिंक दैट इज़ द नेक्स्ट बिग वन, राइट. सो as an economy progresses, as it becomes richer, the first thing is people want to look good and they want to be healthy, right. I mean human beings at the end of the day want to they basically want to feel good, you want to look good, right. These are basic human needs. So and India के अंदर क्या है कि इतनी बड़ी population, इतनी young population है, so India is poised to grow in these categories. So anything around that is I think an important one. Then the other is I think everybody, the exact opposite of what I just said. So everybody, because of a young population, everybody is just obsessed with youth. Like every beauty brand is talking about younger looking skin, etc. But यार जो 40 क्रॉस कर गया उसके लिए कौन से ब्रांड्स हैं? You know what I'm saying? The ladies who are hitting menopause, who's making products for them, right? For seniors, for people who are like 60 plus, they have very specific needs. I think brands can be built there too, both in services as well as physical products, so these categories are exciting. Then the other category that I'm excited about is education, right. So kids and education and educational toys, educational and that's also coming from me being a dad. So ये है, this is exciting. आपने ब्यूटी ब्रांड बिल्ड किया है तो कुछ ब्यूटी टिप्स भी देते हुए जाएं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. व्हाट यू सी, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, क्या यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? Look, if you're a lady, I think the biggest tip is please take your makeup off when you sleep, right? You'd be surprised a lot of people are lazy doing that. That's the easiest sort of unlock that you can do, right? Removing your makeup before you go to sleep. The other thing is that, you are more worried about what's in your shampoo, whether it has parabens, etc. or not, but you're not worried about what you're putting inside your body. So be careful about the food that you eat, right? It has a direct impact on the way you look, right? So I mean it sounds like a cliched advice कि मतलब uncle same बात बोल रहा है, but the point is important है. Cut down the junk food, right? Eat good nutritious food. It shows on your skin, yeah. Exercise, very very important, right? And the products then play a role in maintenance and things, but यार the इसकी जो जड़ है ना इस चीज़ की, आयुर्वेद में भी है, वो food है यार. Basically food and exercise is extremely critical. कुछ मेल्स के लिए अपार्ट फ्रॉम फीमेल? मेल्स के लिए भी है. मेकअप नहीं लगाते तो बस वो वाली एडवाइस नहीं है, पर बाकी ये सब मेल्स के लिए भी है. What is your opinion on men's skin care in today's generation?
Yeah. Look, I mean, it's growing and all that, but like I said, I like observing people around me behavior. That doesn't tally with the numbers, right? I think men are not. I don't want to sell to men, to be very honest. Like if I had to create, I didn't create a men's line in Just Herbs for that reason. I think बंदे ना जो है आपस में एक तो बात नहीं करते यार. मतलब आप और मैं कहीं मिलेंगे तो हम ये नहीं बात करेंगे कि यार तू कौन सी क्रीम यूज़ करता है, राइट? तो मेरे को मार्केटिंग करके आपको ऐड ही दिखानी पड़ेगी. Women are nice that way. दे टॉक टू ईच अदर. दिल बी लाइक अच्छा यार ये लिपस्टिक का शेड कौन सा पहना है तूने, ये तूने कहाँ से लिया, राइट? आई ऑब्जर्व्ड वुमेन टॉक लाइक दैट. अच्छा लिपस्टिक रखनी भी है तो 15-20 से कम नहीं रखेंगी बिकॉज ड्रेसेस के साथ मैच करना है. You know, and then and you can sell to women at every step of the journey, right? When she's just turning 18, then you can sell something to her. Then when she's getting married, you can sell a lot to her. Then she becomes a mom, you can sell to her. Her skin is changing throughout, so you can sell a different. I love that, right? So I'd rather be selling to women than to men. Yeah. Yes. So do you use your own products? All the time. Yeah. If I make it, then I use it. Like if I don't make toothpaste, then I'll use a toothpaste from another brand. But if I made it, I'd only use that. मतलब I'm anal about it. Like you can ask the team. अगर उनके टेबल के ऊपर मैं किसी और ब्रांड की लिप बाम भी देख लूँ, I take offense. राइट मैं अपनी नानी के घर गया, मैंने वहाँ पे किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स देखे, मैंने कहा यार हम पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मेरी नानी के बाथरूम में जस्ट हर्ब्स नहीं पड़ा हुआ. देन आई हैड टू टेल हर. वो नहीं मानी. बट एक टाइम आया जब मैंने उनके बाथरूम में भी देखा कि हमारे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पड़े हुए थे, तो मैंने उसकी फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे भी डाली थी उस टाइम पे. तो आई एम रियली you know all about I think a founder has to be able to demo his product, whether it's a software, whether it's anything. You have to be able to demo your product and to be able to use it and know exactly how that product even makes you feel. I should know what that product even smells like, you know, what it feels, you know. So I use everything apart from the makeup, of course, but everything else. But that makeup part, Megha is there, so she's very very hands on with that. It's also sorted. Yeah. So apart from Just Hub, D2C segment में आज के टाइम में आपके फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं? Any 2-3 in any category. Yeah, I like what brands like Assembly and Mokobara are doing in a category like luggage. I think I really like that. I think they're you know, they've taken luggage जिसमें कोई और ध्यान नहीं दे रहा था, and they are building it like fashion, right? Which is amazing. I really like that, and good quality products. Apart from that, I think food में good brands are there. Like there's True Elements and there's The Whole Truth. They're doing very important work here because what goes inside our body matters more. मतलब I've built a beauty company around clean label products, but I think beauty में लोगों को awareness ज़्यादा थी कि मेरे शैम्पू में XYZ केमिकल नहीं होना चाहिए, पर खाने को लेके अवेयरनेस अभी आनी चालू हुई है, राइट? विच इज़ वेरी वियर्ड क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है. तो आई थिंक द नेक्स्ट डेकेड और सो clean label food will be very very critical. I think these two brands are doing a fab job there. So these are some of my favorites. ओके आपका खुद का ब्रांड बिल्कुल ही क्लीन, जैसा आप कह रहे हैं क्लीन लेबल सारी चीज़ें हैं, बट डू यू थिंक जितनी भी आज के टाइम में न्यू कंपनीज आ रही है, न्यू ब्रांड बिल्ड हो रहे हैं, वो इसको एज अ मार्केटिंग गिमिक यूज़ कर रहे हैं? मार्केट किसको? मतलब क्लीन लेबल की सब कुछ है, नेचुरल है, ये सारी चीज़ें. बट तो मैं आपको वही बता रहा था कि यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि होगा क्या ना कि कुछ भी कोई भी चीज़, कोई भी यूएसपी जिसको आप बोल देते हो या कोई भी क्लेम बोल देते हो, अगर तो वो फीचर एंड बेनिफिट है प्रोडक्ट का ना, वो ज़्यादा देर तक आपका यूएसपी रहेगा नहीं. जब हमने स्टार्ट करा तो बोलना कि पैराबिन फ्री है एंड फ्री फ्रॉम XYZ है, वो एक नॉवेल्टी था. कुछ सालों के अंदर वो नॉर्मल हो गया यार. हर बंदा मतलब क्यों होना चाहिए प्रोडक्ट में, तो हर बंदे ने वो निकालना शुरू कर दिया, राइट? सो दैट्स वेयर आई थिंक ब्रांड्स आर मच बियॉन्ड फीचर्स एंड बेनिफिट्स. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज नॉट फोन्स में आप ले लो यार, लाइक 16 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल है, you'll never find Apple talk about all this. It'll just have a hoarding with a picture and saying shot on the iPhone. Did you ever bother to check what is the strength of that camera, what the megapixel is? No, right? So I think your question was what was your question? My question was कि जितने भी आज के टाइम में न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे यही क्लीन ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. But the point is, and this is not a differentiator at all, right? So these are just me too products saying the same thing. वो शॉर्ट टर्म के लिए उससे माल बिक जाता है, नो डाउट अबाउट इट, बट डिस्काउंट लगा के बिकता है, और लॉन्ग टर्म में नहीं काम करता. वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर सर, एंड
आई होप कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिस्कशन कुछ डीप हुई हैं जो आपको भी अच्छी लगी हों। एंड आई होप कि आज हमारे जितने भी देखने वाले फॉलोअर्स, ऑडियंस है, उनको भी ये टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ई कॉमर्स में ये सारे मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नहीं, मज़ा आया ब्रो, मज़ा आया। आई होप आपको भी आया हो। एंड आई तो रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। अगर आज के एपिसोड से एक चीज़ याद रखनी है तो वो ये कि ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक लॉयल कम्युनिटी भी बना सकती है। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि हमने जो डीप इनसे जानी है D2C सेगमेंट को लेके बातें, जो मैट्रिक्स पे हमने जाना है, ये बहुत रेयरली ही किसी से सीखने को मिलता है। और आपके अगर नोन में कोई आपका D2C फाउंडर है या आप खुद एक D2C ब्रांड रन कर रहे हैं तो इस एपिसोड को जरूर देखें और जरूर शेयर भी करें उन दोस्तों के साथ जिनको इसे देखना चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स होंगे तभी हम ऐसे और अच्छे गेस्ट लेके आ पाएंगे और आपको नई सारी चीज़ें, नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड।